Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Travel Forensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने यूजीसी नेट जो आपका जून में क्वेश्चन पेपर हुआ है जून 2024 का, उसी को डिस्कस कर रहे थे। उसके टू पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज ये हमारा इसका थर्ड पार्ट रहने वाला है, जहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। तो क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन कैरेक्टराइजिंग पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो सबसे पहले जो इसका शेप है, ये तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, तो ए तो ऑप्शन आपका रहना ही रहना है। तो जहां जहां पर भी आपका ए नहीं है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर 2 ये एलिमिनेट हो जाता है सीधे सीधे, और ऑप्शन नंबर 4 ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बचे सिर्फ दो। अब आपको सिर्फ बी को चेक करना है और डी को चेक करना है। बी में बोला गया है रप्चर और डी में बोला गया है अपर्चर। तो रप्चर तो मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी है चीज तो उसमें फट गई है, तो उसको हम बोलते हैं रप्चर। बट अपर्चर जो होता है वो आपका पॉलन ग्रेन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए एंड डी ओनली। अब यहाँ पर ये अपर्चर होता क्या है, इसको देख भी लेते हैं। सो अपर्चर रिफर्स टू दी पोर्स और फरोस ऑन द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर जो पोर्स अवेलेबल होते हैं, या फिर जो फरोज अवेलेबल होती हैं, जो रिजेस अवेलेबल होती हैं, जो कि आपके पॉलन ग्रेन्स की सरफेस पर होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपर्चर। एंड यहाँ पर जो नंबर, शेप एंड अरेंजमेंट होता है अपर्चर्स का, ये भी आपका पॉलन ग्रेन्स का आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है। क्योंकि किस तरह से अवेलेबल है, क्या शेप है उनका, वो आपके आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि ये पर्टिकुलर कौन से प्लांट के रहे होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन्स की शेप की, तो पॉलन ग्रेन का शेप भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ आपके स्फेरिकल होते हैं, कुछ ट्रायंगुलर होते हैं, कुछ इलिप्टिकल होते हैं। तो जो भी आपको पॉलन ग्रेन मिल रहा है वो कौन से पर्टिकुलर शेप का है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का शेप और अपर्चर दोनों ही पॉलन ग्रेन्स की कैरेक्टराइजिंग फीचर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि ये वीडियो सभी के साथ में शेयर करते हुए चलिएगा आप लोग, ताकि जो भी लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी को पता चल गया होगा कि जो आपका एग्जाम है वो 21 के बाद एंड 5 सितंबर के पहले, तो इसी ड्यूरेशन में आपका जहाँ तक एग्जाम होने वाला है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो यहाँ पर पूछा गया है टायर स्किड marks present on road surface helps to know about which of the following। जो रोड की सरफेस होती है वहां पर जो टायर के स्किड मार्क्स अवेलेबल होते हैं, वो क्या चीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस में देखें, तो सबसे पहले कह रहा है कि अजम्पशन ऑफ ऑन टाइप ऑफ व्हीकल, किस टाइप का व्हीकल है, तो इसका आइडिया हमको लगता है तो ए आपका सही हो जाएगा। बी में बोला गया है साइड प्रिंट ऑफ टायर, तो टायर का साइड प्रिंट आपको इस तरह के स्किड मार्क्स में देखना पॉसिबल नहीं होता है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है स्पीड ऑफ व्हीकल, बिल्कुल सही बात है। किस तरह का आपका स्किड मार्क बना हुआ है, तो उससे हम स्पीड ऑफ व्हीकल बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो सी भी आपका सही हो जाएगा। डी में कह रहा है रिपेयर मार्क ऑफ टायर, तो रिपेयर मार्क जो है आपके स्किड मार्क में देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन यहीं पर अगर आपका कोई भी तरह का, अगर मड में या इस तरह की कोई भी सरफेस पर आपका कह सकते हैं इंप्रेशन मार्क कहीं पर बन रहा है आपके व्हीकल के जो टायर होते हैं उसका, तो वहां पर आपको रिपेयर मार्क देखने को मिल सकता है, बट स्किड मार्क में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो डी भी आपका हो जाएगा गलत। ई में बोला गया है कट मार्क ऑफ टायर, तो ये भी आपको स्किड मार्क में देखने को नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो टायर स्किड मार्क्स होते हैं रोड सरफेस पर, वो आपके अजम्पशंस देते हैं कि किस तरह का व्हीकल होगा। जैसे कि आपको जो भी स्किड मार्क मिल रहा है उसकी जो विड्थ है, जो डेप्थ है मार्क्स की,
वो आपका थोड़ा बहुत एक आइडिया लगने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका स्किड मार्क्स हो गया, वो भी आपके प्राइमरीली आपके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं व्हीकल की स्पीड पर कि किस तरह का जो भी स्किड मार्क है वो किस तरह से अवेलेबल है, तो आप उससे ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर ए एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 73 की यहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैच करना है ऑप्शंस को कि आइडेंटिफाइंग फीचर और आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें आपके आइडेंटिफाइंग फीचर्स में दिया गया है फॉल्टी डेवलपमेंट, फॉल्टी अलाइनमेंट, स्टेन्स या फिर लोकलाइज्ड एट्रीशन। अब आइडेंटिफिकेशन फीचर में बोला गया है येलोइश और डार्क ब्राउन स्टेन्स ऑन द बैक ऑफ टीथ। तो बैक ऑफ टीथ पर आपके येलो और डार्क ब्राउन तरह से आपको कुछ अगर देखने को मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, ये कोई स्टेन है। तो सी को हम पेयरिंग कर सकते हैं 1 के साथ में। सेकेंड में बोला गया टीथ में बी अंडर साइज्ड, नॉच्ड और ओवर साइज्ड। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो टीथ्स हैं वो अंडर साइज हैं, वो नॉच्ड हैं या फिर वो ओवर साइज हैं, तो उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया है। तो इस चीज को हम बोलेंगे फॉल्टी डेवलपमेंट। तो ए की पेयरिंग हो जाएगी आपकी 2 के साथ में। थर्ड में बोला गया है वियर ऑफ टीथ ऑन इंसीजर एट द एंगल्स ऑफ माउथ ड्यू टू पोजीशन ऑफ पाइप। तो यहाँ पर जो वियरिंग एंड टेयरिंग है तो ये आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा कह सकते हैं इसका आपका लोकलाइज्ड एट्रीशन से। जो एट्रीशन है वहां पर आपका वियर एंड टियर जो होता है टीथ्स में, इंसीजर्स में, एंगल ऑफ माउथ में, वो आपका पोजीशन ऑफ पाइप की वजह से होता है। तो ये आपका हो गया लोकलाइज्ड एट्रीशन। लास्ट में बोला गया वाइडली स्पेस्ड टीथ या फिर ओवरराइडिंग। तो ये आपका फॉल्टी अलाइनमेंट है कि जो आपके टीथ्स हैं उनको अलाइन सही से वो नहीं हो पाए हैं। तो बी की पेयरिंग हो जाएगी 4 से। तो अब इस तरह से आप करेक्ट आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करो, ऑप्शंस यहाँ पर आपके नीचे हैं। इसमें हमने ए को पेयर किया था 2 के साथ में, तो ए कहाँ कहाँ पर 2 में है, 1 में है और 2 में है। इसके बाद में जो फॉल्टी अलाइनमेंट था ये वाइडली स्पेस्ड टीथ था, तो बी का पेयरिंग 4 से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आगे के भी आप मैच करो, जैसे कि स्टेन्स आपका 1 के साथ में है और लोकलाइज्ड एट्रीशन आपका वियरिंग ऑफ टीथ के साथ में है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है डेवलपिंग एजेंट फॉर फोटोग्राफी को हमें पेयर करना है कि किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था या सबसे पहले यूज किया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करी गई थी, बट अभी तक इसका आंसर एग्जैक्टली मिल नहीं पाया है। जैसे ही मिलेगा इसको हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। बाकी यूट्यूब में भी आपको एक जो हम कम्युनिटी पोस्ट आती है वहां पर भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, अगर इसका आंसर जल्दी से जल्दी मिल गया तो। ठीक है, तो इसके आंसर फाइंड करने की हम कोशिश करेंगे, जैसे ही मिलेगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा गया है मैच द कॉलम है। बहुत सिंपल है। ये जैसे RFLP है, इसी क्वेश्चन पेपर में इससे पहले क्वेश्चन भी आया था, तो वहां पर आपकी ईयर से रिलेट करा गया था कि पहले और बाद में किसका था। तो यहाँ वहां पर हमने इसका पूरा डिटेल में देखा भी हुआ था। तो बहुत सिंपल है, RFLP की पेयरिंग हो जाएगी। मतलब RFLP के बारे में सबसे पहले बताया था एलेक जेफरी ने, PCR के बारे में केबी मुलिस ने। ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर और एलिसा जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इवा इंगवेल एंड पीटर पर्लमैन। तो करेक्ट आंसर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पेयरिंग आप देख लो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ए की पेयरिंग है 2 के साथ में, बी की पेयरिंग है 3 के साथ में, सी की पेयरिंग है 4 के साथ में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, यहाँ पर बोला गया है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से पेयर करना है। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में एविडेंसेस दिए गए हैं और लिस्ट 2 में सेक्शन बताया गया है कि कौन से सेक्शन से ये आपका एविडेंस रिलेट कर सकता है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए है हैमर एज मर्डर वेपन। तो जो हैमर आपको मर्डर वेपन की तरह से मिल रहा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपको ब्लड सैंपल्स मिलेंगे, तो ये आपका बायोलॉजी सेक्शन में जाएगा। जो आपका मेकोनियम है ये एक तरह का पॉइजन है, तो ये आपका टॉक्सिको वाले सेक्शन में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आपको बाकी दो का नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ऑप्शन से हेल्प ले सकते हो, जैसे कि ए की पेयरिंग आपकी 3 के साथ जा रही है और डी की पेयरिंग आपकी 2 के साथ जा रही है। यहाँ पर आपका A3 और D2 एक ही जगह पर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में।
अब यहाँ पर बी जो है स्किड मार्क, तो ये आपका फिजिक्स में चला जाएगा, और जो सी है खट, ये आपका आ जाएगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इस तरह से आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, तो यहाँ पर बोला गया है डॉक्यूमेंट written mechanically using a typewriter is identified by type style. The type style vary in size from 6 to 16 characters per inch. While using IBM machine, this simple arrangement mentioned above is not followed. The style followed by such machine is known as। तो इस तरह का जो स्टाइल होता है जहाँ पर 6 to 16 कैरेक्टर्स 1 इंच में आ जाएं, तो ये आपका टाइपराइटर का पार्ट है। और टाइपराइटर के बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वही आ रहे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सारे अगर आपने देख रखे हैं, तो आपका नेट का पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप नेट बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि आपने सारे वीडियोस देख रखे हों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाइट। जो इलाइट होता है ये आपका आईबीएम टाइपराइटर में यूज करा जाता है, और यहाँ पर इलाइट में आपके 12 कैरेक्टर्स पर इंच आते हैं। अब यहाँ पर इलाइट से छोटा होता है पीका। तो अब यहाँ पर आपको ये बताना है, क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, पीका में कितने कैरेक्टर्स आते हैं 1 इंच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग बताओगे टाइपराइटर वाले पार्ट में, मैंने आपको इसका आंसर करा भी हुआ है। ठीक है, तो पी का इलाइट में क्या डिफरेंस है ये भी आप लोग बता दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा इलाइट। ठीक है, अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है दोज वर्किंग विद स्केलेटल रिमेन्स मॉडलिंग क्ले टू रिकंस्ट्रक्ट फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फोरेंसिक स्कल्प्टर। जो फोरेंसिक स्कल्प्टर्स होते हैं वो बेसिकली जो स्केलेटल रिमेन्स होते हैं उसकी थ्रू मॉडलिंग क्ले का यूज़ करते हुए पूरा फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फोरेंसिक स्कल्प्टर्स। फोरेंसिक फोटोग्राफर क्या होते हैं, जो क्राइम सीन पर जाके विजिट करके फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, वो आपके वीडियोग्राफर कहलाएंगे। जो फोटोग्राफी करेंगे वो आपके फोटोग्राफर कहलाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग mentioned under mentioned instrumental technique is used for separation of small ions only। तो जितने भी small ions होते हैं उनको separate करने के लिए जो instrumental technique है वो होती है आपकी कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है एक तरह की ऐसी टेक्निक है जो कि स्मॉल आयंस को सेपरेट करने के लिए यूज करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन अ कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पर अगर हम बात करें मिसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैपिलरी क्रोमेटोग्राफी की, तो यहाँ पर ये जो है आपका कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस के साथ में जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वहाँ पर आपका बन जाता है मिसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैपिलरी क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर आपके जो सेपरेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो इन्हांस कर जाती है, और ये आपका मिसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेस क्रोमेटोग्राफी जो है इसका यूज स्पेशली जो न्यूट्रल एंड चार्ज एनालाइट्स होते हैं इनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपिलरी एरे इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये आपकी मल्टीपल कैपिलरीज में यूज करा जाता है जिसका यूज साइमल्टेनियसली सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए हम करते हैं, एंड इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर हाई थ्रूपुट एनालिसिस बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर स्मॉल आयंस ओनली। इसका यूज़ हम सिर्फ स्मॉल आयंस के लिए नहीं करते हैं, यहाँ पर हम अलग अलग तरह की कैपिलरीज का यूज़ करते हैं सैंपल्स में जो आयंस होते हैं उनकी एनालिसिस करने के लिए, बट स्पेसिफिकली स्मॉल आयंस के लिए ये नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करता है सीविंग जेल मैट्रिक्स इनसाइड द कैपिलरी टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर सीविंग जेल मैट्रिक्स को कैपिलरी के अंदर यूज करते हैं ताकि हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर पाए उनके साइज के बेस पर। टिपिकली उसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, प्रोटीन है, या फिर जो भी आयंस होते हैं
तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट स्पेसिफिकली यहाँ पर ये भी आपका स्मॉल आयंस के लिए नहीं है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपने जो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उनके आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जो क्वेश्चन के आंसर्स डाउटफुल हैं उनका मैं बताते चल रही हूँ कि ये डाउट केस है, तो इसको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा जब एग्जैक्ट उसका आंसर मिल जाएगा तब। ठीक है, तब तक पूरी तरह से जहाँ पर मैंने बताया है कि डाउट केस है उनके आंसर्स पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा जो मैं वीडियो में बोलती जाती हूँ तो उसको थोड़ा सा अवेयर रहा करिए, और बाकी जल्दी ही इसका अपडेट हम कर देंगे। और यहाँ पर अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई और क्वेश्चन आ रहा है या कुछ आपको करेक्शन लग रहा है तो वो आप लोग हमें आंसर्स में बता सकते हो, कमेंट्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर भी आप अपडेट कर सकते हो। ताकि अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।